तो नमस्कार, मैं रमाशंकर दिल्ली से और एक विशेष मुद्दे के साथ आज आपके सामने चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूँ। ये घटना है 9 फरवरी 2012 की। किरण नेगी नाम की एक लड़की जो कि मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली और दिल्ली के छावला एरिया में रहती थी। साधारण नौकरी करती थी, पिता सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करते। घर में लाड़ प्यार में पली बेटी का सपना था एक घर बनाने का, एक मकान लेने का। और अपनी ड्यूटी से जब वो 9 फरवरी 2012 को आ रही थी तो एक कार ने आके उसको अटैक किया, पकड़ा, अपहरण किया और अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ तक मीडिया रिपोर्ट जो है पिछली अगर मैंने उठा के खंगाली तो उसमें यह भी लिखा है कि बच्ची की आंखों में तेजाब डाला गया, इसके बाद गुप्तांगों में बोतल डाल दी गई, यानी बहसी हरकत की गई। इंसानियत को तार तार कर देने वाली घटना उस समय ये हुई। मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी। जब ये शीला दीक्षित जी के पास पहुंचा तो उन्होंने कह दिया ऐसी घटनाएं होती रहती है दिल्ली में। बड़े ये भी एक शर्मसार बात थी। उस समय जो भी अधिकारी थे जिन्होंने भी ये कहा है, क्या सीएम शीला दीक्षित ने ही कहा है, लेकिन बड़ी शर्मसार बात थी एक बेटी के लिए इस तरह का वक्तव्य माने रखता है। ये कहा गया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी पुलिस के ट्रायल के बेस पर। पुलिस ने 49 लोगों को ट्रायल की लिस्ट दी, गवाही हुई 39 लोगों की। अब एक सवाल यह भी कि 10 लोग जो थे उन 10 लोगों की गवाही क्यों नहीं हुई, यह भी एक सवाल है। यह TV9 भारतवर्ष चैनल ने दावा किया है कि 39 लोगों की गवाही हुई है, 49 की लिस्ट पुलिस ने सौंपी थी। ठीक, अब 2 नवंबर 2012 में उन दोषियों को जिनको फांसी की सजा हुई थी बरी कर दिया गया और ये कहा गया कि ये वो दोषी नहीं है जिन्होंने 3 दोषियों को सजा हुई थी फांसी की। ये कहा गया कि ये वो दोषी नहीं है जिन्होंने इस अंजाम दिया, इस हत्याकांड को, रेप को। अब सवाल जब ये उठा कि आखिर दोषी कौन थे, जब वो नहीं थे तो कौन से थे, तो क्यों नहीं सामने लाई पुलिस, क्यों नहीं उस कार को सामने लाई पुलिस, उस कार की छानबीन क्यों नहीं की गई जिस कार से ये कांड हुआ। दिल्ली से रेवाड़ी में बच्ची की लाश मिलती है एक खेत में। तो ये सब घटना जब हुई तो बड़ा ही झकझोर देने वाली घटना है। सीएम त्रिवेंद्रम जी उत्तराखंड के, उनका एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक किरण नेगी को न्याय नहीं मिल जाता। तो बड़ा ही इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती हैं, मामला दबा दिया जाता है। सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर दोषी कौन थे, या तो वो दोषी नहीं थे। कोर्ट, जैसा कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट कह रहा कि वो दोषी नहीं थे, तो दोषी कौन थे और थे तो 2012 से जनाब 23 हो गई है, मुजरिम क्यों नहीं पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जबकि बड़ा दावा होता है दिल्ली पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, तमाम दावा होता है कि ये मुजरिम को हम आनंद फानंद में गिरफ्तार करते हैं। तो इसी सब चर्चा को साथ में लेकर आज उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं हमारे डॉक्टर विनोद बछेती जी और मयूर विहार जिला से भाजपा के आप जिला अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या किस तरह से देख रहे हैं आप किरण नेगी की कांड को? देखिए रमाशंकर जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही मतलब ऐसा विषय है कि ऐसे विषय बहुत कम लोग बोलते हैं और आपने पहल की, उसके लिए आपको और आपके पूरे सभी दर्शकों को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। देखिए ये मामला 9 फरवरी 2012 का है। देश की राजधानी दिल्ली में नजफगढ़ क्षेत्र में परिवार रहता था। ये बच्ची
कुंवर सिंह नेगी जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके 3 बच्चे। किरण नेगी सबसे बड़ी थी, गुड़गांव में एक कंपनी में नौकरी करती थी और 18-19 साल की बच्ची थी और उस समय इसको 20-22 हज़ार तनख्वाह मिलते थे। इनके पिताजी जो कुंवर सिंह नेगी है वो एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलते थे और मेरे पास 6-7 हज़ार की उनकी तनख्वाह थी। लेकिन जब से हादसा हुआ पिछले 10 साल से नौकरी नहीं कर रहे और बस इस उम्मीद पे परिवार बैठा कि न्याय मिलेगा, आज मिलेगा और जल्दी मिलेगा। लेकिन आप 7 नवंबर 2022 को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, ये सब एक हम सबको बिल्कुल इस निर्णय ने हमें झिझोड़ दिया है और हमें देश की न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके इस मामले को, इन तीनों जो दोषी थे जिन्होंने इस बच्चे के साथ, जो आपने अभी कहा कि किस तरह से बच्चे के साथ में उसका अपहरण किया गया, उसका रेप किया गया, उसकी हत्या की गई, डीजल पेट्रोल लेकर के उसके चेहरे पे जला दिया गया ताकि किसी को ये ना पता चले कि ये किसका शरीर है, और शराब और बियर की बोतलों को उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट में डाला गया। मतलब एक क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। और ये मामला 9 फरवरी 2022 का है और इस बच्चे को ये लोग यहाँ नजफगढ़ से उठा करके ये लोग हरियाणा की रेवाड़ी ले गए। वहाँ 3 दिन इन्होंने रखा, चौथे दिन बच्चे की उसकी डेथ हो गई। और 2014 में मुझे याद है कि 19 फरवरी 2014 को दिल्ली के द्वारिका कोर्ट ने जब इनकी क्रूरता, जब जो सब चीज़ें सबूत देखे, तो पहली बार किसी लोअर कोर्ट में रामाशंकर जी फांसी की सजा हुई। अब तक लोअर कोर्ट में कभी फांसी नहीं होती, ज़्यादातर फांसी जो होती है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देता है, लोअर कोर्ट का अधिकार नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा घिनौना अपराध था, इतना मतलब शर्मसार, मतलब इंसानियत की शर्मसार हुआ जिस तरह से उन दरिंदों ने उस बच्चे के साथ किया। मुझे लगता है कि एक हैवान और हैवानियत की भी सारी हदें पार कर दी। तो लोअर कोर्ट में उनको, जो लोअर कोर्ट में जो मुझे याद है कि कोई जो जज भट्ट थे, उन्होंने उसको फांसी की सज़ा दी थी। उसी तरह 2014 के लास्ट में, अक्टूबर-नवंबर में ही हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के जो फैसले को उसी तरह सुरक्षित रखते हुए उन तीनों को फांसी की सज़ा दी। फिर ये 2014 लास्ट से लेकर 2022 तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और बहुत सारी इसके ऊपर बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज़ को ध्यान में रख करके, और कहीं फिर 7 नवंबर को उन तीनों को बरी कर दिया गया। तो जिस तरह से सर निर्भया का जब कांड हुआ था दिल्ली में, बड़ी देश की जनता की भावनाएं आहत हुई थी, बड़ा लोगों ने सहयोग किया और उन मुजरिमों को फांसी भी हुई। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ, बड़ी कोताही बरती गई। उस टाइम की सरकार कह रही कि ऐसे केस होते रहते। तो किस तरह इसको देख रहे हैं आप? देखिए रमाशंकर जी, उस परिवार का इतना जरूर कहना है कि भाई चल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी कर दिया। वो एक चीज़ इस देश की न्यायपालिका से, कानून व्यवस्था से उनका एक सवाल था, और शायद सवाल जायज़ भी है क्योंकि हम सब लोग परिवार वाले हैं, हम सबके घर में बच्चे। उनका कहना था ठीक है जी, इन तीनों ने नहीं मारा तो किसने मारा? किसी ने तो बच्ची की हत्या की है। बिल्कुल। तो ये न्यायपालिका ने जिस तरह से जो डिसीजन दिया, ये हमारे देश की कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गया। अब होता क्या, जब इस तरह के निर्णय आते हैं तो भविष्य में ऐसी घटनाएं जब भी होंगी तो जो दरिंदे होंगे, जो इस तरह के अपराध आगे भविष्य में करेंगे, तो उनके पक्ष में बोलने वाले जो वकील है इस पॉइंट को उठा कर कहेंगे कि एक ऐसा किरण नेगी का हादसा हुआ था और उसमें तीनों दोषियों को बरी कर दिया था। तो अगर हमने इसके ऊपर कोई कठोर निर्णय नहीं लिया तो रमाशंकर जी, भविष्य में ऐसी घटना बढ़ जाएंगी। तो क्या लगता है इसको, पुलिस का जो लूज पॉइंट इसमें देखा जा रहा है? हमने जब ये 7 नवंबर को जब ये निर्णय आया तो मुझे याद है कि इस परिवार का जब मुझे फ़ोन आया, इनके पिता का मुझे फ़ोन आया था करीबन 4:30 बजे करीब। तो मेरी एक बैठक थी, मैं करीबन 6 बजे करीब मैं सुप्रीम कोर्ट की गेट पे पहुंचा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं नीचे बैठे हुए थे। तो मैंने फिर वहीं पे कहा कि हम लोग कल एक बैठक, हमने दिल्ली में बैठक की थी अगले दिन, तो मैंने वहीं एक सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को कहा भाई आप सबको इकट्ठा होना चाहिए। फिर एक मॉनिटरिंग कमेटी वहाँ बनी और ये कहा कि हम लोग इसके लिए मतलब रिपिटिशन हम लोग करेंगे, दोबारा कोर्ट में इस केस को खुलवाएंगे। मुझे याद है कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय जो मीडिया प्रभारी है, राज्यसभा सांसद है अनिल बलूनी से मैं मिला, उनके माध्यम से दिल्ली के जो अपने राज्यपाल आदरणीय वीके सक्सेना जी से मिले। वीके सक्सेना जी ने दिल्ली सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन को दोबारा रिपिटीशन के लिए बोला। और आपने याद होगा कि 2-3 दिन पहले
रिपिटिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया। उम्मीद करते हैं अगले 2-3 महीने में सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस विषय पर एक चर्चा करेगा और तीनों को जो सज़ा लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने रखी है वही सज़ा दोबारा मिलेगी। लेकिन सर जिस तरह से पूरा केस अगर स्टडी किया जाए तो इसमें पुलिस के काफ़ी लूज पॉइंट आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो हम ही कहते हैं कि आखिरी लोअर कोर्ट ने फांसी दे दी, हाई कोर्ट ने फांसी दे दी, तो गलती किसकी है? देखिए जिस परिवार की बच्ची खो दी उसके लिए उसको तो देश की न्यायपालिका पर विश्वास है, कानून व्यवस्था पूरा विश्वास है, लेकिन जब इस तरह के डिसीजन आते हैं तो ये हमारी जो सरकारी तंत्र है उसकी कार्यप्रणाली पे एक सवाल तो कहीं ना कहीं उठता है ना। लेकिन फिर भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मतलब यह है कि न्यायपालिका ने दोबारा इस विषय पे संज्ञान ले रहा है, दोबारा इस विषय पे बहस होगी और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो जिस तरह सर वो TV9 भारतवर्ष की जो रिपोर्ट है उसने ये लिखा है कि 10 गवाह कहाँ हैं, क्या ये भी एक बात है? पॉइंट ये भी है कि जब 49 की लिस्ट दी गई, 39 के बयान हुए, तो 10 गवाह कहाँ हैं वो? देखिए रमन संघ जी, मुझे तुरंत मेरा TV9 जो चैनल ने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं, रिपोर्ट है सर, मीडिया हाँ, रिपोर्ट मैंने पढ़ा अभी। बिल्कुल बिल्कुल होगी, लेकिन यह है कि देखिए मैं 2 चीज़ें हैं, अगर हम इसको थोड़ा और इसको अगर हम और विस्तार में जाएं तो ये है कि लोअर कोर्ट में जो एक सिस्टम बैठा है उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, उन्होंने फांसी की सज़ा दी। हाई कोर्ट ने भी इस विषय में अपने 5 महीने अपने पास रखा और इस 5 महीने में उन्होंने पूरी जांच और पूरा तथ्यों को एक एक करके देखा, चेक किया, सुना। देखिए क्योंकि किसी को भी फांसी की सज़ा से पहले जो हमारी न्यायपालिका है, जिसमें बैठे हुए जो सर्वोच्च पद पे जो बैठे हमारे जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए भी बहुत बार होता है। देखिए मतलब उनके लिए होता है, तो उन्होंने जब इस सब चीज़ों को पढ़ा, देखा, सुना, समझा, उसके बाद उन्होंने अपनी जो मतलब हाई कोर्ट ने भी उसी सज़ा को बरकरार रखा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो विषय कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह गई है, ये हम सबको लगता है, और अब दोबारा रिपिटिशन खुल रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम लोग इस पर दोबारा जांच करेंगे। तो जिस तरह CM साहब कह रहे त्रिवेंद्रम जी कि इसको केस को पूरा ओपन होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, उन्होंने तमाम बयान दिए हैं इस पर। बिल्कुल देखिए त्रिवेंद्र रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार है, मुझे याद है कि उस टाइम भी उन्होंने इस परिवार की बड़ी मदद की थी। और अभी जो वर्तमान जो धामी जी और भी लोग जितने हैं, देखो प्रयास में कहते हैं यहाँ उत्तराखंड नहीं है, आज दिल्ली में दुनिया भर की अपने सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक लोग हैं, हमारे सांसद हैं दिल्ली के, और सभी लोगों ने जितने भी जहाँ जहाँ मदद हुई, मैं बता दूँ, मुझे याद है कि आप सीलत जी की बात कर रहे हैं, 2014 की बात है, हम लोग सीलत जी से इस परिवार को लेकर मैं मिला था, और तो सीलत जी ने उस टाइम कुछ परिवार की आर्थिक मदद भी किया था, कहा भी कि हमसे जितने भी हो पाएगा हम लोग मदद करेंगे। तो रमाशंकर जी, विषय केवल इतना है कि इस तरह के जो दोषी होते हैं, जिनको देखो, जिन्होंने उनके लिए मतलब उनके लिए कड़े से कड़े कानून और कड़ी से कड़ी सजाएं होनी चाहिए, ताकि भविष्य में हमारी बच्चियां आराम से इस घूम सके। नहीं तो अगर इस तरह के ऐसे कैदियों को, अगर इस तरह के दोषियों को, इस तरह की मानसिकता के लोगों को अगर एक खुले आसमान में छोड़ेंगे तो आए दिन ऐसी घटनाएं। तो क्या लगता है सर, ये कोई बड़ा मुद्दा बनेगा या फिर बात पहले की तरह वहीं गोलमोल रहेगी? बड़ा मुद्दा देखिए, क्योंकि देखो ये मामला क्योंकि परिवार के न्याय की बात है सर, परिवार को न्याय नहीं मिला, इतना लंबा समय हो गया। बिल्कुल देखिए तो आप मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक ऐसे विषय पर आप प्रकाश डाल रहे हैं जो बिल्कुल जिस विषय पे आज कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन उस परिवार को न्याय होना चाहिए, गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। गरीब में कोई किरण निकी का नहीं है, तो जाने कितनी घटनाएं पूरे देश में होती हैं। जो इस तरह के दरिंदे लोग हैं, जिनकी बहुत छोटी मानसिकता है, मानसिक बीमार कह सकते हैं इनको, इन लोगों की एक ही ट्रीटमेंट की कि सर इनको अंदर सलाखों के अंदर ये लोग होने चाहिए, ताकि बाहर घूमेंगे तो न जाने फिर कल अगला सरकार किसको बना दे। आपको याद होगा रामाशंकर जी, 7 नवंबर को जो तीनों कैदी छूटे, उसमें से एक कैदी था रवि, एक था रवि है, एक विनोद है, और एक रवि, विनोद और राहुल, 3 लोग हैं। 27 जनवरी को द्वारिका में रात को 1:30 बजे एक सिल्वर वाले का गला काट के उसकी हत्या कर दी जाती है, उससे पैसे छीन जाते हैं। जो 3 आदमी पकड़े जाते हैं जिसने 27 जनवरी 2023 को हत्या करी, उसमें एक विनोद नाम का जो शख्स है वो किरण नेगी का हत्यारा भी है। तो जो मैं बार बार अपनी बात में कह रहा हूँ
कि ऐसे दरिंदे, ऐसे मानसिक रूप से बीमार लोगों की जगह केवल और केवल जेल के अंदर है। वहाँ इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, वहाँ इनका इलाज होना चाहिए। और ये ऐसे दरिंदे हैं, ऐसे मतलब भेड़िए हैं, इनके लिए इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, इनको केवल शिकार चाहिए। वो नहीं देखते कि क्या उम्र है, कौन है, गरीब है, अमीर है, ये चीज़ें हैं। तो इनके लिए केवल और केवल सजाएं होनी चाहिए कड़ी है, इनके लिए केवल जेल है। तो जिस तरह सर आपने कहा कि केस दोबारा रीओपन आपने करवाया, तमाम साथी इसको कार्यक्रम को देख रहे हैं और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस बेटी के न्याय के लिए जिस तरह आप लोगों ने तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, साथ दिया है, इस मुद्दे पर भी दें। तो क्या उम्मीद अब जो है कोर्ट से किस तरह की उम्मीद है? देखिए रमाशंकर जी, हमें उम्मीद है कि कोर्ट, न्यायपालिका उस परिवार को उचित न्याय देगा बस। तो साथियों, जिस तरह से किरण नेगी का मामला है, आप सब इसमें जुड़िए और इस मिशन को कामयाब करिए, उस परिवार को न्याय दिलाने में सहयोग करिए। अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय और अपना सुझाव जरूर लिखें। धन्यवाद।